मध्य प्रदेश में सियासी दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस की उठापटक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। नमस्कार, मैं गुरुदत्त तिवारी और आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स। हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कांग्रेस नेत्री कविता पांडे जी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे रीवा विधानसभा को लेकर। आखिर यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे अपराध, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, यहाँ के विकास और राजनीतिक चर्चा। दीदी, सबसे पहले स्वागत है रीवा टाइम्स। हाल ही में अभी निकाय चुनाव हुए थे, उसमें आपकी अहम भूमिका थी। इस पर यह भी कहा जा रहा है कि आपको टिकट दी जाती है और आप मेयर की टिकट नहीं लेती हैं, फिर आगे की इसकी परिचर्चा होती है और फिर अजय मिश्रा बाबा को टिकट दी जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पार्टी के हमारे माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय कमलनाथ जी हैं और सारे वरिष्ठ जनों ने ये तय किया कि विधानसभा चुनाव सन्निकट है और निश्चित रूप से प्रत्याशी बनाना होगा। तो मेयर चुनाव हम लोग ने सभी ने निर्णय किया और हम लोग को आदेश किया गया कि आप मेयर का चुनाव जिता कर ले आइए। और भगवत कृपा से, बड़े नेताओं की शुभकामना और आशीर्वाद से कि मुझे जितनी जिम्मेदारी दी गई, अमहिया से मैं 99 में पहला चुनाव जीती थी। अमहिया से लेके जो ये नया रीवा है, वार्ड 23 से लेके 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये वार्ड मेरे कर्म क्षेत्र हैं और इन्हीं वार्डों से कांग्रेस पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। इसके कारण हमारा मेयर जीत गया। तो निसंदेह कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हम जैसे जो छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ा ही, और साथ ही हम लोग रीवा शहर को भी लगा कि हमने मेयर जीता और अब हम विधानसभा भी जरूर जीते। अच्छा, रीवा के विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी यहाँ हमने जब ग्राउंड में उतरा, देखा कि हर जगह नाली से पानी घरों में घुस रहा है। या विकास के ये भी वादे हुए कि हम नल जल योजना के तहत जो भी योजनाएं, सप्लाई का पानी घर घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन वो पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन नाली का पानी वहां तक पहुंच गया। इस पर आप क्या कहेंगे? रीवा जिले में, रीवा विधानसभा में 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के रीवा विधायक रईस शुक्ला जी का कब्जा है और उन्हीं के कोई ना कोई रबर स्टैंप मेयर बनते रहे हैं। उसके कारण विकास वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड जिसको विकास कहते हैं वो तो हुआ नहीं। एक सड़क यदि वो बनाते हैं, क्योंकि सड़क के जिन्हें कहा है कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश की प्रजा भिखारी होती है। वो मूलतः ठेकेदारी उनका व्यवसाय और पेशेवर ठेकेदार है। तो एक सड़क को पहले वो बनाते हैं, उसके बाद पहले बनाने का पैसा, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर उसका पैसा, फिर उसके अंदर पाइप डलेगी, फिर उसका पैसा, फिर वापस उसकी पैकिंग होगी, फिर पैकिंग का पैसा, फिर ये होगा कि अब सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगना। तो एक सड़क की ऐसी की तैसी बचती है 8 बार, और 8 बार ठेकेदार मित्र पूंजीपति साथियों के जेब में पैसा जाता है। तो इस तरीके से आप चौराटा से लेके रतारा की मॉडल सड़क देख लीजिए कि वो बनने का नाम ही नहीं लेती। जब देखो तब उसमें निर्माण ही कार्य चलता रहता है। कंक्रीट के जनरल विकास नहीं होते। आज नाली सड़क में है कि सड़क नाली में है कि आंगन के अंदर नाली है, इसका पता ही नहीं चलता। थोड़ी बहुत बारिश पिछले 2 दिन में रीवा शहर में हुई और आधा शहर जलमग्न था। आपने देखा, लोगों के घर में सांप निकल रहे थे, बिच्छू निकल रहा था और हाहाकार था। और भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता सड़क में उनके आंसू पहुंचने के लिए खड़ा नहीं था। और कांग्रेस पार्टी, मैं स्वयं और मेरी टीम गली गली लोगों के घर जाकर देख रही थी कि पानी भरा है। हम लोग जेसीबी लगवा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कम से कम इतनी व्यवस्था बन जाए कि ये कम से कम व्यक्ति अपने घर में जीवित बच सके, बीमारी ना हो और इनके घर से पानी की निकासी का सुनियोजित प्रबंध हो सके। तो रीवा विधायक ये बोलते हैं कि हम इंजीनियर हैं और लगभग वो लगातार विधायक बनते जाते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ नगर निगम क्षेत्र में जो भी सड़कें बन रही हैं, एक बार बनेगी फिर कूदेगी, फिर बनेगी फिर कूदेगी। ये चल क्या रहा है आपके हिसाब से? क्या मोटिव है इनका कि एक बार रोड बनाओ फिर खोदो फिर बनाओ, क्या है? देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं समाज सेवी हूँ। तो जब कोई साधारण आदमी जो जनता से जुड़ाव रखे, वो जब वो चुन के आएगा तो वो साधारण आदमी की पीड़ा को महसूस करेगा। सोने के चम्मच लेके पैदा होने वालों के लिए ठेकेदारी बहुत अहम काम है, मुख्य काम है, और उसी काम में वो लगे रहते हैं। जितना कि मैंने देखा और महसूस किया है,
10,000 करोड़ 20,000 करोड़, तो ऐसा लगता है जैसे लाई चना चबेना है, कहाँ चला जाता है। और काम रीवा में कहीं कोई दिखाई नहीं देता। इस पूरे इलाके में कहीं भी नल जल की व्यवस्था नहीं है, पेयजल नहीं है। थोड़े बहुत घरों में यदि होगा भी तो उसमें सांप केचुए निकलते हैं, गंदा पानी आता है। कहीं मीठा पानी के नाम पे जनता को ठगा गया। कहीं भी किसी को शुद्ध पानी अभी तक उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। हाँ, सुनने में आता रहता है कि 1,000 करोड़ की पेयजल योजना हो गई, नल जल योजना हो गई। बातें बड़ी बड़ी हैं, काम बहुत कम है। और इसी कारण जनता ने इसको यहाँ से इनको उखाड़ फेंकने का मन बना रखा है, क्योंकि ये राजनीतिक रूप से बहुत होशियार हैं। तो इनकी कोशिश होती है कि इनके पसंदीदा प्रत्याशी रीवा में उतरे, ताकि जो जन नेता हैं जिनसे इनको हार का खतरा है, उनका टिकट निपटवाने में इनकी भरपूर योगदान रहता है। और ऐसा नेता ये चाहते हैं जिससे ये आसानी से ये चुनाव जीत सके। नहीं, आपने कहा पसंदीदा नेता है, तो क्या राजेंद्र शुक्ला ये तय करते हैं कि विपक्ष का जो भी प्रत्याशी हो वो उन्हीं का आदमी हो जिससे हम ये कमजोर हो और हमें जीत दर्ज हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहद चालाक हैं। वो कोशिश करते हैं कि सामने वाली पार्टी के जो मजबूत लोग हैं उनके सामने ना आए, उनको चुनाव उससे ना लड़ना पड़े। तो अपना उनका एक कॉकस है, षड्यंत्र है। यदि महाभारत युद्ध हुआ है, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा गया है, तो आप निसंदेह की राजनीति तो काम ही कुटिलता का है। तो जो कुटिल लोग हैं वो 20-20 साल राज करते रहते हैं इन्हीं चालाकियों षड्यंत्रकारियों से। लेकिन नगर निगम हमने जीता है और विधानसभा भी कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और ये जो आम जनता रीवा शहर की, उसने बिल्कुल पूरी ताकत से इस बात का संकल्प किया है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो लोग हैं इनको उखाड़ फेंकना है। पूर्व में भी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें पिछले चुनाव में अभय मिश्रा जो पहले बीजेपी में थे फिर कांग्रेस में आ गए, तो ये क्या उन्हीं के चहेते थे या उन्हीं का टिकट दिलाया हुआ था? देखिए, आपके सवालों में ही आपके जवाब छुपे हुए हैं। मैं तो कई पुश्तों से कांग्रेस हूँ और आज के बंदी के अलावा कोई सा मैंने निशान और चिन्ह देखा नहीं। बहुत सारे जीवन में ऐसे दौर आए जब बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि कविता तुम हमारे साथ हो जाओ, लेकिन विचारधारा से मैं पूरी तरह पंजा और हाथ सर्वधर्म सर्व समाज की राजनीति करती हूँ। तो मेरी पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है और इसी में काम करती हूँ। दाएं बाएं देखती नहीं हूँ, व्यापारी हूँ नहीं, आम जनता के संघर्ष की साथी हूँ। सुबह से शाम तक लोग गरीब गुरबा आपके सामने ही 10 लोग आ चुके हैं जो जिनको किसी को मकान बनाना है, किसी की नाली है, किसी को अस्पताल में भर्ती होना, किसी का पोस्टमार्टम होना या किसी बहन को कुछ जरूरत है, तो मैं उन्हीं का काम करती हूँ। और नेता तो मैं कभी ना थी ना हूँ, कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन मैं रहूँगी जनता की सेवा। जनता में ये भी चर्चा है, जैसे इसके पहले जो भी चुनाव में राजेंद्र शर्मा आपके पार्टी की और राजेंद्र शुक्ला बीजेपी पार्टी के आमने सामने रहे, तो ये भी कहा जाता है कि ये दोनों एक साथ पढ़े हैं, दोस्त हैं, वो टिकट कांग्रेस का ले लेते हैं और फिर प्रचार करने नहीं जाते हैं। ये बड़ा आरोप जनता भी लगाती है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? राजेंद्र शर्मा जी हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और मेरे बड़े भाई हैं, तो ये सवाल आप उन्हीं से पूछेंगे तो बेहतर होगा, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल। और जैसे रीवा को लेके आप काफ़ी सक्रिय हैं पूरे विधानसभा में, तो क्या ये माना जाए कि अगला टिकट आपको ही मिलेगा रीवा विधानसभा से कांग्रेस के बाद? सन 99 से अभी 2023 चल रहा है, सतत अनवरत निरंतर 365 दिन में सड़क में रही हूँ। और आप जानते हैं कि राजनीति करने वाला या समाज सेवी व्यक्ति कोई संत महात्मा होता नहीं है। निश्चित रूप से मेरी इच्छा है कि राजनीति के सर्वोच्च पायदान तक ऊपर तक जाऊं और जनता की सेवा जिस कर्तव्य भाव से मैं कर रही हूँ, यदि अधिकार मिलेगा तो बेहतर तरीके से कर पाऊंगी। और कांग्रेस पार्टी ने मेयर इलेक्शन के समय भी जो हमारे महापौर जी हैं, जमिश्रा बाबा जी, हमारे जो जिला अध्यक्ष महोदय हैं, और पार्टी के सर्वोच्च नेताओं की तरफ से भी कुछ संकेत थे और इन दोनों नेताओं की तरफ से भी प्रॉमिसेस थे कि विधानसभा कविता आपको लड़ना है, तो इसलिए आप मेयर जितवाइए। इसलिए मैंने अपना तन मन धन और अपना सब कुछ मेयर इलेक्शन में लगाया है और हम जीत के आए हैं। और मेरे लिए तो राम काज कीने बिना मोही कहाँ विश्राम, लगातार सेवा का काम करती रहती हूँ। नगर निगम में भी जिसको भी पीड़ा हो, भले ही हमारे पार्टी की हमारी नगर सरकार हमारे साथ है,
उसके बावजूद हमारी कोशिश होती है कि हर आम खास तक हमारी नगर सरकार आम जनता के द्वार तक पहुँचे और हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता उन तक पहुँच तक उनकी सेवा करते हैं, ताकि उनको नगर निगम न जाना पड़े बल्कि हमारी नगर सरकार उनके घर तक पहुँचे। एक बड़ा सवाल है कि आप एक बड़े परिवार से बिलोंग करती हैं। हमारे बीच में ही रहे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ये भी कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि आप उनके परिवार की हैं और आप उनको कितने लोगों को टिकट दें, तो क्या इसमें आपको परिवार के कारण खामियाजा कहीं भुगतना पड़ेगा या आप भुगत रहे? अभी इतने दिन आप एक कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष किए हैं, उसके बाद मैं 99 में महिला सीट हुई और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतकर मैं राजनीति की प्रथम पारी, मैंने ये कहना चाहिए कि पार्षद प्रथम पाठशाला होता है और पहली कक्षा होती है। उसके बाद सतत अनवरत निरंतर काम करते हुए यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। लेकिन बात करेंगे श्रीनिवास तिवारी जी मेरे राजनीतिक गुरु थे, क्योंकि जो कुछ भी पढ़ा लिखा सीखा मैंने, लेकिन उनके हिस्से का संघर्ष मेरे भाग में आया और राजनीतिक और जो आर्थिक विरासत होती है वो दूसरे लोगों को मिली। 99 में भी महिला सीट महापौर की थी तो भी मुझे नहीं मिली। उसके बाद जब आशा सिंह जी यहाँ की मेयर बनी उस समय भी 32 लोग 45 में 32 कांग्रेस के लोग थे, तो अविश्वास की भी बात थी, तो भी मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। तो राजनीति में देखिए पितृसत्तात्मक सिस्टम होता है, तो जो नेता होते हैं चाहे भी वो किसी भी पार्टी के हों, वो अपने पितृसत्तात्मक सिस्टम में ही और या अपनी राजनीतिक और आर्थिक विरासत अपने भरोसेमंद लोगों को देखते हैं। और संघर्ष का हिस्सा मेरे हिस्से आया है, मेरे ऊपर कई सारे मुकदमे लगे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं कांग्रेस में काम करती रही हूँ और जनसेवा करती रहूँ। कैलाशपुरी की सड़क बन रही थी और मैंने वहाँ प्रदर्शन किया, पहला मुकदमा मेरे ऊपर मेरे अपनों ने लगवाया था, ये तक मुझे पता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मुझे लगातार काम करने के बाद कई बार ऐसे अवसर आए, चाहे पिछली बार का विधानसभा हो, चाहे उसके पहले सामान्य महिला मेयर सीट थी तो भी मुझे टिकट नहीं मिला था। तो मैं किसी प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक विरासत मेरे हिस्से में नहीं आई है, संघर्ष की विरासत मेरे हिस्से में आई। रही रिश्ते की दारी की बात, तो रीवा जिले की मैं यदि बात करूं तो सारे कांग्रेस और भाजपा के जितने भर नेता हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, लेकिन सबके अपनी अपनी राजनीतिक विरासत है, विचारधारा है और राजनीतिक पृष्ठभूमि है। यदि हम कांग्रेस के लिए काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में काम करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग बहुजन में भी काम करते हैं जो हम लोग के दूरदार की रिश्तेदारियों में लगते हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। हर व्यक्ति यह जानता है कि हर नेता पितृसत्तात्मक सिस्टम के तहत काम करता है, तो मेरे हिस्से में मेरे भाग में संघर्ष आया, मैं उसका पुरजोर तरीके से निर्वहन कर रही हूँ और तब तक करती रहूंगी जब तक कि जनता के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता। तो क्या ये जब टिकट बंटवारा होगा तो इसमें कितना प्रभाव पड़ेगा आपके परिवार का, खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा? अगर आपको टिकट मिलता है तो लड़ाई कितनी होगी, और फिर अगर नहीं मिलता तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा कांग्रेस पार्टी? जब हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव था तभी हमारे माननीय नेताओं से उसी समय चर्चा हो गई थी कि मेरे ऊपर बार बार यही आरोप लगता है कि श्रीनिवास तिवारी जी के परिवार में कितना टिकट दें। यह विषय, यह सवाल मेरे विरोधी जिनकी कुवत नहीं है हमारे बगल में, मैंने देखिए हमेशा लाइन को कभी किसी की लाइन छोटी करने का कभी प्रयास नहीं किया, अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश की है। पर जो षड्यंत्रकारी विरोधी होते हैं वो दूसरी पार्टियों में भी हैं और तमाम ऐसे जो लोग होते हैं वो ये जाकर वहाँ पर प्रचारित और प्रसारित करते हैं। लेकिन पार्टी को पता है, चाहे रैगांव विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे दमोह नगर पंचायत की बात हो, हर जगह मुझे पार्टी ने जांचा परखा है और जिम्मेदारियां सौंपी है और 100% मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 100% का। रैगांव चुनाव हम हाल कई वर्षों से कई पंचवर्षीय से आ रहे थे, उस चुनाव में मैंने प्राणों की बाजी लगा के मैं लगातार 1 महीना तक अपना घर बार, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना सब कुछ त्याग कर मैंने कांग्रेस के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है।
किसी भी महिला मध्य प्रदेश का, मैं दावा करती हूँ कि जो राजनीति करते हैं उनके घर की कोई औरत 20-25 दिन, 1 महीना घर से बाहर रह ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। तो मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा भरोसा मैंने अर्जित किया है, और जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जन है ये भरोसा भी मुझ पर करते हैं कि कविता तुमने बहुत मेहनत की है और तुम्हारे साथ राजनीति ने अन्याय किया है और तुम्हारे साथ न्याय होना चाहिए। आपकी ही पार्टी के कुछ जो मौसमी नेता हैं वो जैसे ही चुनाव आते हैं तो क्षेत्र में या संगठन में दिखाई देते हैं, इसके पहले वो अपने धंधे या बिजनेस में लगे रहते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगी कि चुनाव का जैसे मौसमी मेढक होते हैं तो मौसम आते ही वो अपने आवाज निकालने लगते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। भारतीय राजनीति या लोकतंत्र का चीरहरण, हम इस शब्द को इस्तेमाल करेंगे कि जो पूंजीवाद ने हमारे लोकतंत्र का चीरहरण किया है। पूंजीवादी शासन व्यवस्था में 5 साल 365 दिन जो सड़क में नेता होते हैं, अंतिम आने वाले जब चुनाव आता 5 महीना, बहुत सारे लोगों को, तो मैं दूसरी पार्टी के लोगों को भी जानती हूँ, बड़े दम से कहते हैं कि हम 4.5 साल व्यापार करेंगे और 5 साल राजनीति, 5 महीना राजनीति करेंगे। 5 साल में वो पूरे सिस्टम को मुट्ठी में लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सब कुछ खरीद के मैं जनता का नेता बन जाऊं। लेकिन जनता बहुत होशियार है। बरसाती मेढक और बरसात के समय कुकुरमुत्ते उगते हैं। ऐसे कुकुरमुत्ते और बरसाती मेढकों से जनता बहुत सावधान है। उसको पता है कि 365 दिन यदि आधी रात को मेरे घर में आग लगेगी या चोर घुसेगा तो कविता दीदी ही हमारे साथ होगी। पोस्टमार्टम कराना है तो हमारे परिजन की मृत्यु हुई है तो कविता दीदी ही साथ होगी। कोरोना काल में यदि ऑक्सीजन खत्म होता है तो कविता दीदी ही हमारे साथ होगी। यदि किसके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, मास्क नहीं है, यहाँ तक कि कोरोना काल में किसी के घर इंजेक्शन लगाने वाले नर्स नहीं होते, तो वो तक प्रबंध वो हमारे हक से करते हैं। अब मेरे घर सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक हर आदमी का दरवाजा खुला, मेरे घर का दरवाजा खुला है। गरीब गुरबा शोषित पीड़ित महिलाएं धड़धड़ाते हुए मेरे बेडरूम तक आती है, दीदी चलिए हमारे साथ। और उसके बाद में चाहे पुलिस थाना हो, कलेक्ट्रेट हो, और जाती हूँ और उनकी लड़ाई आर पार की लड़ती हूँ। तो मुझे बिल्कुल पता है कि जनता बहुत समझदार है। बरसाती मेढकों, कुकुरमुत्तों, बरसात के समय उगे हुए कुकुरमुत्तों से भी जनता सावधान है और वो समय आने पर जवाब देती है। ये आपने पुराने समय में भी देखा है और आज भी आप देख रहे हैं। और ये भारतीय राजनीति का सबसे खराब हिस्सा है। इसलिए मैं कहूँगी, सभी पार्टियों की बात हो रही, किसी एक पार्टी की बात नहीं हुई। अचानक ही कोई धूमकेतु की तरह प्रकट होता है और वो मैं लड़ूंगा, और उसके बाद वो पूरा सोशल मीडिया हाईजैक होता है, अखबार हाईजैक कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा तलवार तुम्हारी, तुम झूठ को सच कह दो अखबार तुम्हारा। तो वो अचानक ही बिल्कुल धूमकेतु की तरफ चारों तरफ दिखाई देते हैं, होने लगते हैं। और उसके बाद जैसे ही जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आता है उसके बाद पुनः मूसको भाव, वो कहाँ चले जाते हैं 4.5 साल के लिए पता ही नहीं चलता, ढूंढते रह जाएंगे। तो जनता बहुत, हमें लगता है कि जनता भोली है, लेकिन जनता हर एक चीज का जवाब देती है और हिसाब रखती है कि कौन कब हमारे साथ आधी रात को पूरी ताकत के साथ खड़ा था। तो आपका संगठन कितना मजबूत है अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो विधानसभा रीवा को लेकर? माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा का जो उन्होंने एक मॉडल है पूरे मध्य प्रदेश में अडॉप्ट किया है, और हमारे जिले में भी माननीय प्रभारी प्रताप भानु शर्मा जी के नेतृत्व में एक एक बूथ, मंडलम, सेक्टर और बीएलए तक बनाए जा चुके हैं। और हम लोगों की कोशिश है, जहां आप बैठे हो यहाँ पर हमने पन्ना प्रभारी तक अपने वार्ड का बनवा दिया है, और लगभग जो जगहों में लगभग 50 पोलिंग, तो मैं स्वयं बता दूं कि हम लोग ने पन्ना प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कहा जाता था ये बहुत अच्छा, लेकिन हम उनसे 20 हो चुके हैं और हमारा संगठन बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और निसंदेह पूरे जिले में हम लोग 8 की 8 सीटें जीत कर आ रहे हैं। अगर आपको विधानसभा अब ये जो आ रही उसमें टिकट नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? पार्टी का विरोध करेंगी या फिर पार्टी का प्रचार करेंगी? अगर का तो कोई सवाल नहीं। पार्टी हमारी सर्वे कर रही है, 365 दिन में सड़क में होती हूँ, तो अगर का तो सवाल नहीं। अगर मगर नो नगर, और अब की बार
मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि सर्वे से टिकट होगा तो आपकी बहन को आशीष पार्टी देगी, और जनता जनार्दन तो मुझे अपनी पलकों में बैठाती हो। मैं सबकी लाडली दुलारी कविता दीदी हूँ, और आप सबकी भी, आप सबका प्रेम और स्नेह मुझे बहुत मिला है, और पार्टी का हमारा हाथ का पंजा हमारा निशान है। कमलनाथ जी की 5 गारंटी है, और निसंदेह उन गारंटी के माध्यम से हम जनता जनार्दन के दिलों तक उतरे हैं। हमारे यहाँ नारी सम्मान योजना का काम हुआ है, हर बूथ पोलिंग में हमारे संगठन के लोग गए हैं। मैं स्वयं रीवा की 244 पोलिंगों में अधिकतम में मेरा स्वयं का नारी सम्मान का काम हुआ है, और मैं लगातार ही आम जनता के साथ जुड़ी होती हूँ। तो निसंदेह यदि सर्वे से पार्टी टिकट देती है तो निसंदेह कुछ अच्छा होने की संभावना। सर्वे में आपका कितना प्रतिशत वोट बैंक है आपके पार्टी का? ये तो आप बताएंगे। आप लगातार पार्टी के सर्वे हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वे हैं, आरएसएस के सर्वे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, और विंध्य में तो कांग्रेस बहुत अच्छा काम करने जा रही है। कुछ प्राइवेट भी सर्वे हो रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है, कुछ व्यक्तिगत सर्वे कराए जा रहे हैं। देखिए, हम फिर से कह रहे हैं कि पूंजीपतियों को बोलबाला है, तो वो अपने व्यक्तिगत सर्वे भी करा रहे हैं, और कराते ही रहते हैं। जिनके पास बहुत अनाप शनाप का पैसा है, सारा रीवा बेच के खा गए हैं, तो पैसा तो है, तो निस्संदेह उस पैसे का तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पहले सरकारी भूमियों को लूटो, बांटो, बेचो, और उसी पैसे से फिर सर्वे कराओ, और फिर जनता तक छोटी मोटी पहुंचाने की कोशिश से करो। लेकिन इस बार काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती, कांग्रेस पार्टी का राज आने वाला है। आप किस एजेंडे को लेकर अगले विधानसभा चुनाव में उतरेंगे? कांग्रेस पार्टी का एजेंडा ही मेरा एजेंडा है। कमलनाथ जी ने 5 गारंटी दी है, वचन दिया है कि हर बहन को 1500 रुपये महीना मिलेगा। जो घरेलू गैस का सिलेंडर 1200 रुपये का भारतीय जनता पार्टी के शिवराज उर्फ लबरा मामा द्वारा किया गया है, उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पे 500 का मिलेगा। 100 यूनिट की बिजली पूरी तरह माफ़ है, और 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ है। किसान का कर्जा माफ़ है, और आम जनता की सुख और सुविधा के लिए, उसकी समृद्धि के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे तन मन धन से काम करेगी। रही बात रीवा विधानसभा की, तो यहाँ पे एरा प्रथा बहुत बड़ी समस्या है। उसके कारण जो है हमारे यहाँ की 26 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें खेती बंद कर दी है किसानों की। तो गौशालाओं के निर्माण होंगे, ताकि जो हमारे गौवंश हैं, हमारे गौचर हैं, उनको सही जगह पहुँचाया जा सके। ताकि आप देखते होंगे, आप यहाँ रीवा से मनवा चले जाइए, रीवा से सगरा चौराटा लहुआ तरफ कहीं चले जाइए, हजार हजार पशु सड़क में बैठे हुए हैं। उन गायों के ऊपर बताते हैं कि गौ माता है, और वोट के बाद गौ माता की याद ही नहीं करते। प्रतिदिन यदि आप यहाँ से मनमोहन चले जाओ, यहाँ से लहुआ चले जाओ, तो 20-25 गौ माता आपको सड़क में मरी पड़ी मिलती है। तो उन गौवंश को सुनियोजित तरीके से उनको गौपालन के लिए काम हो, और कांग्रेस की सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ में आपने देखा है कि गोबर खरीदा जा रहा है, और उससे तमाम काम हो रहा है। फ्लावर पॉट बन रहे हैं, लोबान बन रहा है, गमले बन रहे हैं। तो इस तरीके की मध्य प्रदेश में भी योजना लागू होगी, और निसंदेह हमारा जो गौवंश है वह सुरक्षित होगा, और उससे हमारे प्रदेश में आर्थिक समृद्धि तो आएगी, और उनका जीवन भी सुखमय होगा। हमारे घर में भी दूध दही की नदियाँ बहेंगी। अच्छा, शिवराज सरकार की लाडली बहना जो योजना आई है, उस पे कितना प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पार्टी पर? लाडली बहना बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। शिवराज सिंह जी आप 19 वर्षों से सरकार में हैं, और जब चला चली की बेला में 5 महीना रह गया तो आपको लाडली बहना आई। अभी तक ये बहना लाडली नहीं थी क्या? मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अपराध सर्वेक्षण ब्यूरो के मानकों के जब रिजल्ट्स आते हैं तो हर बार मध्य प्रदेश रेप कैपिटल बना रहता है। मध्य प्रदेश अपहरण में नंबर 1 है। अभी कल ही हनुमाना में 2 बेटियों के साथ गैंग रेप हुआ। उसके पहले 4 दिन पहले मैहर की एक बेटी मरणासन अस्पताल में पड़ी है। संजय गांधी भरा पड़ा है लड़कियों के साथ, जिनके साथ जबरदस्ती की जाती है, दुष्कृत किया जाता है। तो आप लाडली बहना का जो ढोंग कर रहे हैं ना, लाडली बहना जानती है कि हमारा लाडला भाई कौन है, और उनका विश्वास कमलनाथ जी के ऊपर है। कन्यादान विवाह योजना के तहत कमलनाथ जी ने जब शिवराज की सरकार थी, शिवराज सिंह जी की सरकार थी, तो उन्होंने 21,000 रुपये का ये टैंटी का माला और कुकर टूटे फूटे कपड़े देते थे 21,000 का। वो भी अपने पूंजीपति साथियों को धंधा कराते थे कि जिन टूटा फूटा कुकर। कमलनाथ जी की जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने तुरंत ही 51,000 रुपये बहनों के खाते में डाले, तो उन बेटियों का हमारे विवाह हुआ। और इसी तरह इनका जो ड्राइविंग लाइसेंस था 5-7 हज़ार रुपये लग जाया करते थे। तो कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार आते ही
खुद परिवहन विभाग, गर्ल्स डिग्री कॉलेज और तमाम कॉलेजेस में गया और वहीं के वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनाई। तो ये बेटियां हमारी जो लाडली बहन है वो जानती है कि हमारा सगा कौन है। एक हाथ से लाडली बहना के नाम पे तुम 1,000 रुपये देते हो और 200 रुपये सरसों का तेल कर देते हो, 150 रुपये 200 रुपये लीटर तेल हो जाता है, टमाटर महंगा हो जाता है, सब्जियां महंगी, तो 1,000 रुपये तो आप एक हफ्ते में ही आप वसूली कर लेते हो। सिलेंडर के दाम आप 500 रुपये वाला सिलेंडर 414 रुपये वाला सिलेंडर 1200 का कर देते हो, तो वो तो एक सिलेंडर में ही आपने वसूली कर ली। तो जो हमारी बहना है ना मध्य प्रदेश की, वो सब जानती हैं कि हमारे लाडला भाई बहुत उस्ताद है। और मामाओं का इतिहास अपने देश में बड़ा कलुषित और कलर की तरह है। चाहे कंस मामा हो, हमारे भगवान कृष्ण जी को सगे भाग्य को मारने की कोशिश करी थी, और उसके पहले शकुनी मामा ने तो पूरा महाभारत ही करा दिया था। पांडव मांग ही क्या रहे थे, 5 गांव तो मांग रहे थे, तो 5 गांव मांगते तो महाभारत ना होता। अपने भांजों का मारने का जो प्रयास है वो सिर्फ मामाओं के इतिहास में लिखा हुआ है। तो ये मामा जो लवरा मामा जी है ना, वो बहनें जानती हैं कि बहनों की जेबों में डाका डालने वाला लवरा मामा की अब दुकान चलने वाली नहीं है। लवरा मामा चाहे नाचे, चाहे गाए, और चाहे गुनगुनाए, और चाहे 1,000 रुपए की होशियारी दिखाने की कोशिश करें, ये चलने वाला नहीं है। और इस बार तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी की सरकार हो, आम जनता, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ आम जनता में खुशहाली होगी, समृद्धि होगी, उन्नति होगी। और युवा बेरोजगार जो मारे फर्क फिर रहे हैं दिल्ली बम्बई की 5-6 हज़ार रुपए के लिए खाक छान रहे हैं, उनको अपने अपने जिलों में नौकरियां मिलेंगी, यह बात मैं दावे से कह सकती हूँ। बिजली कटौती से हमारा रीवा जिला परेशान है, 8-8 10-10 बार बिजली गुल होती है। सोलर पावर प्लांट हमारी छाती में गड़ा है। किसानों की जमीनें अधिग्रहित करी जमीन, और उसके बाद दिल्ली के मेट्रो चलाने के लिए मात्र 2 रुपया 19 पैसा प्रति यूनिट के नाम पर वहाँ उनको बिजली बेची जाती है, लेकिन हमसे 10 रुपया यूनिट बिजली वसूली की जाती है। तो रीवा जिले की जनता जान रही है कि हमारे छाती में गड़े सोलर प्लांट से हमें मिला क्या है, हमें मिला क्या है। 70% खुद गुड़ विधायक नागरिक सिंह जी जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे युवाओं को वहाँ रोजगार नहीं मिला। तो आखिर हमें क्या मिला? बिजली हमारी, जमीन हमारी, दिल्ली वाले मौज करें, नौकरियां दूसरों को मिले। तो हमारे युवा जो साथी हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको क्या मिला, हमें क्या मिला? रीवा वासियों को तो सिर्फ ठगी मिली ना, और नौकरी तक नहीं मिली। पहले कहा गया था कि 70% युवा वहाँ नौकरी करेंगे, आज वहाँ गार्ड तक की और स्वीपर और चपरासी तक की नौकरी हमारे युवा साथियों को मिली नहीं। तो इस बात का जवाब देने के लिए जनता पूरी ताकत के साथ मुस्तैद खड़ी है, और इसका जवाब पत्थर से देगी। अच्छा, रीवा में विकास के बड़े वादे कर रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन ये विकास हुआ कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल है। आज के दिन का सबसे बड़ा चुटकुला विकास है। पिछले एक हफ्ते में 2-3 दिन थोड़ी थोड़ी झिमझिम बारिश हुई, अब पूरा शहर लबालब था। अब भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड स्वयंभू विकास पुरुष गुल थे, जब तक टॉर्च लेके और छाता लेके तमाम दौड़ रही थी कि भाई कहीं तो दिख जाओ, हम लोग भी तो दर्शन प्राप्त करें। तो ये जो सावन के अंधेर होते हैं ना, उनको चारों तरफ हरियाली नजर आती है। तो ये जो सोने का मुखौटा और आवरण अपनी आंखों में लगाए हैं कि हम विकास पुरुष, मैं ही कह दूं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय विकास पुरुष हूँ, जाता ही क्या है, स्वयंभू है ना, मेरा नाम कविता है, स्वघोषित स्वयंभू विकास पुरुष मैं ही हमने को बता दूं, जाता ही क्या है भाई। काम कहाँ है? कंक्रीट का जंगल विकास नहीं होता। यदि हम ठेकेदार हैं तो निसंदेह हम कुछ सड़कें, कुछ ओवरब्रिज बनाएंगे ही बनाएंगे। विकास होता है जो समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के पास यदि कुछ सुविधा पहुंची है तो उसको हम कहेंगे विकास। यदि 19 वर्ष की सरकार के बाद यदि मुझे 1,000 रुपये महीने में मेरा घर चलाने की नौबत आई है तो ये विकास नहीं है। मुझे इतना, नारी को इतना आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना था इनको कि उसको तुम्हारे जैसे लोगों को 1,000 रुपये देते, ना कि लेते। 1,000 रुपये में आज मुझे बताइए क्या मिलेगा? जो एक परिवार गांव से चला है, जवा से, मनगवा से शहर में रहने आया है, उसका 4,000 रुपये का किराए का घर हो गया, बिजली का बिल हो गया, बच्चे का स्कूल हो गया, पानी, वो कैसे काम करेगा? आउटसोर्स कर्मचारी का इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड काम किया है कि बिजली विभाग में आउटसोर्स 6,000 रुपये पाने वाला कर्मचारी अपने बच्ची, अपनी बीबी, उसका स्कूल का फीस, उसका चिकित्सा, उसका स्वास्थ्य कैसे करेगा? चलिए मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोस्टली यदि सांसद हैं तो 1 पेंशन, विधायक है तो 2 पेंशन, यदि राज्यसभा के सांसद है तो एक आदमी 3-3 पेंशन ले रहा है।
और आज हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। आज कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्मचारी रिटायर होगा, उसके बाद उसको परिवार चलाना है, और जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसकी स्वास्थ्य की भी समस्याएं होती हैं। तो आपने कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी और अपनी बंद नहीं करी। सारे सांसद विधायक पेंशन लेंगे, लेकिन कर्मचारी नहीं मिलेगा। कर्मचारी के पेट में आपने लात मारी। ओल्ड पेंशन स्कीम का कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि जैसे ही सरकार आएगी तैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी और हमारे कर्मचारी साथियों को पेंशन मिलेगी। तो इस तरह के तमाम आउटसोर्स कर्मचारी बहुत परेशानी में है। हमारे पास तो आते हैं, उनका इस तरीके का शोषण है कि यदि बिजली के खंभे में गिरा एक लड़का करंट मार देता है, क्योंकि वो स्किल नहीं है, तो आउटसोर्स है, 11वीं 12वीं पढ़े बच्चे को चला दिया तुमने, उसके बाद उसका हाथ कट गया। पवन तिवारी वाली घटना में आपने देखा, हम लोग ने लड़ाई लड़ी, पता चला कि कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसकी कोई कंपनी है ट्रिग, और उसके बाद यहाँ 50 लड़के, किसी का हाथ कटा है, किसी का पाँव, उनका ना इलाज कराते, न उनको दस्ताना देते, न सिक्योरिटी प्रोविजन है, न किसी प्रकार की सुख सुविधा। यहाँ तक कि उनका जब इलाज हुआ है तो जनता के पैसों से हम जैसे आप जैसे भाइयों ने चंदा और भीख इकट्ठे करके उनका इलाज कराया, तब वो जीवित है। आज उनका हाथ कट गया, उनकी 2 बेटियां, बच्चा, उनका परिवार कैसे चलेगा? आपने तो आउटसोर्स की स्कीम बना दी। क्या आपने सोचा कि एक आदमी जो काम कर रहा है, यदि उसके ऊपर कोई आफत विपत्ति पड़ जाएगी तो उसका परिवार कैसे चलेगा? वो इलाज कैसे कराएगा? उसका परिवार भूखों मरेगा क्या? मैंने ऐसे एक आध कर्मचारियों को देखा है कि जो इनकी 6 या 7 हजार फिक्स तनख्वाह है, उसमें अंतिम में 3,500 मिला उनको। तो हमने, हमारे पास जब अपनी वो पे स्केल लेके आए तो मैंने पूछा ये क्या है, तो वो बोले कि वो जो वहाँ के लोग होते हैं वो कह रहे हैं कि तुम हमारे घर सब्जी पहुँचाने नहीं आए, या तुमने हमारे साहब को सेवा नहीं करी, उन्होंने इतने बजे बुलाया तुम गए नहीं, तो ये तुम्हारी 6-7 अपसेंट लग गई, तो हमारी तनख्वाह। हम कह रहे वाह भाई, तो बड़ा बढ़िया, एक आध तो अफसर की मैंने ही क्लास ले ली। तो फिर मैं नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो कर्मचारी छोटे मोटे हम लोग तक पहुंच जाते हैं, उनकी तो तनख्वाह पूरी हो गई, पर जो वास्तव में कर्मचारी है उसको तो 3,000-3,500 मिलेगा, क्योंकि बाबू राज हमारे देश में। रीवा में युवाओं के लिए क्या रोजगार मिले? रीवा में युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, चाहे सोलर की बात हो और चाहे ये बहुत सारे पूंजीपति व्यापारी जबलपुर से आके यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए हैं, वहाँ भी आप ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, चपरासी वाले हैं, तो 6-7 हजार रुपए की तनख्वाह है। उसमें भगवान ही जाने कि उनका बाल बच्चों का पेट कैसे चलता होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बहुत चालाक सरकार है, वो चाहती है कि लोग गरीब बने रहें, ताकि यदि वो गरीब बने रहेंगे तो वो हमारे मंदिर मस्जिद के झगड़ों में हमारा साथ देंगे और हमारी सरकार चलती रहेगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार आ रही है और 19 साल का कुशासन जा रहा है, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और जनता में मंगल होगा, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य होगा और प्रदेश में शांति का टापू प्रदेश बना रहेगा। नारी शक्ति को संबल मिलेगा और नारी शक्ति अपने अच्छे से रहेगी। मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला, जिसमें युवा सड़क पर आए। एक बीजेपी की विधायक है, उन्हीं की कॉलेज में लगभग 1 से लेकर 10 तक के मेरिट लिस्ट में सभी उन्हीं के चहेते, या ये यूं कहें कि 15 लाख रुपए लेके, ये भी बयान आया कि मैंने 15 लाख रुपए दिए पटवारी बनने के लिए। एक घोटाला, पहले तो अपने को सुधारिए, एक नहीं अभी हाल ही में अनेकों, हर पटवारी घोटाले, पटवारी की तैयारी हमारे जिले के लाखों बच्चे करते हैं। अब मेरे परिचित बच्चे हैं जिनको 150 में 135, 140 नंबर मिले, लेकिन उनका नहीं हुआ। अब वहाँ उनके भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए, उसका खुद का कॉलेज है, और वही बच्चे जो बच्चे टॉप करे हैं। एक लड़की से पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले, वो नहीं बता पा रही, कितने संभाग है वो नहीं बता रहे, और ऐसे बच्चों ने टॉप किया जो वास्तव में बच्चे परीक्षा दिए थे, जिनके अच्छे नंबर, उनका नहीं हुआ। एक घोटाला, व्यापम घोटाला, विवाह घोटाला, अभी तो कुछ जगहों में मैंने देखा कि जो वो कन्या विवाह योजना की भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो उसमें कंडोम और तमाम परिवार नियोजन की सामग्री डिब्बा में नहीं थी।
कौन मामा कौन भाई अपनी बहन बेटियों को परिवार नियोजन की सामग्री डिब्बा में करके भर के देखता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो घोटाले की सरकार है। ये कोई भी ऐसी एक योजना, नल जल योजना में किसी गांव में चले जाइए पानी नहीं है, सुनने में आया कि हजारों करोड़ का वादा न्यारा हो चुका है, कौन किया है कहाँ गया है इसका पता आप लोग लगाइए, लेकिन कोई एक योजना ऐसी है ही नहीं जिसमें इन्होंने कोई काम किया हो। वस्तुतः जनता जान चुकी है, युवा पूरी ताकत से मुस्तैद है कि कोई भी यदि परीक्षा होगी तो निसंदेह इनके कोई कॉलेज होंगे, इनके चहेते टॉप करेंगे, उन्हीं की नौकरियां लगेगी। जो बच्चे ये बेचारे 6-6 8-8 साल पढ़ते हैं इनका कुछ नहीं होने जाने वाला। इसलिए पूरी ताकत से युवाओं ने मुट्ठी भर के और एकता कर ली है कि अब बस करो मामा, नो मामा, बाय बाय मामा, चलो चलो अपने कमल के फूल को मध्य प्रदेश से समेट लो। अगर आपकी सरकार आती है तो रीवा के युवाओं के लिए क्या अवसर है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी के कारण आज युवा डिप्रेशन में है। कोरेक्स नशा इतना ज़्यादा है जिसके कारण थानों में गोलियां चल रही हैं, पुलिस के लोग कोरेक्स और नशा करके एक दूसरे को मारते हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह तक सत रही है। तो सबसे पहले मेरा तो मानना है कि जो युवा है उसको रोजगार का प्रबंध कराना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी भी पार्टी की होनी चाहिए। निसंदेह मेरी पार्टी की भी यही होगी। कमलनाथ जी बहुत सकारात्मक है, नवाचार करने में बहुत उनका कोई स्थानी नहीं है, और तमाम फैक्ट्री और कंपनी आएंगी और हमारे बेरोजगार युवकों को नौकरियां मिलेगी। नौकरियां मिलने के बाद वो नशापत्ती से दूर होंगे और जो कानून व्यवस्था है पटरी पे आएगी। इससे युवाओं का जो जीवन है खुशहाल है। रीवा में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की जो नेतागण हैं वो आपस में झगड़े कर रहे हैं। कल भी आपको पता चला होगा कि शिवराज जी की जो भजबन मंडी है उसको दिल्ली तलब किया गया। हर हफ्ते कभी प्रधानमंत्री जी, कभी गृह मंत्री जी हर हफ्ते आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा मोटा चुनाव होने जा रहा है। इतना डरे हुए, इतने भयापांत है कि रोज़ मीटिंगें कर रहे हैं और रोज़ सभाएं कर रहे हैं। ऐसा बॉडी कोड चल रहा है, इनके पास टाइम नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो हमारी एजेंसी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के या केंद्र की जो सरकार है वो कहीं कानून व्यवस्था पट्टी उसके कुछ नहीं है, लेकिन दौड़े दौड़े मध्य प्रदेश चले आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि सर्वे की रिपोर्टों ने इनकी नींदें उड़ा रखी हैं। तो कभी ये रीवा भग भग के आते हैं और कभी अगल बगल हमारे कभी सीधी आते हैं, कभी सडोल आते हैं, कभी उमरिया आते हैं। काम किया नहीं है, अब इनको जब सर्वे आए तब इनको चिंता पड़ी हुई है। तो कानून व्यवस्था देखिए रीवा की पूरी तरह से कठिन होती है। रोज आप सुबह अखबार उठाइए तो बलात्कार की घटनाओं से मन बहुत द्रवित होता है। खासतौर पे जब छोटी छोटी बच्चियों को ये आहार बनाते हैं तो मन बेहद विचलित और दुखी है। और ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह जी शायद कल 10 को रीवा आने वाले हैं, तो हम लोग उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर किस बात के मामा हो, किस बात के मामा हो जब लाडली बहनाई नहीं सुरक्षित है, भांजिया घर से निकल नहीं सकती, घर से कोई भांजी निकलती है तो जिंदा लौट नहीं पाती, और उसके साथ 7-7 आदमियों ने हैवानियत की है और आपके मुंह से उफ नहीं निकला। एक बार आप विदेश में किसी खिलाड़ी की अंगुली में चोट लग जाए तो आपको तकलीफ होती है, और हमारे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती बेटियों का हालचाल जानने की आपको कभी फिक्र नहीं लगी, कभी उनके स्वास्थ्य की चिंता आपने नहीं करी, और कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा बहुत फर्क है। दिल्ली में यदि कोई रेप होता है तो यहाँ से मोमबत्ती जला के ले जाते हैं, पर रीवा में यदि कोई घटना है तो उनको बिल्कुल फिक्र नहीं है कि उस बेटी के स्वास्थ्य का तो कम से कम हालचाल ले लो, बाकी आपकी करनी करतूत आम जनता जानती है। एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे कोई अपराधी अपराध करता है और शिवराज सरकार उसके घर में बुलडोजर चलाती है, तो ये कितना उचित है, सही है, कितना आपके सरकार के हिसाब से या आप व्यक्तिगत रूप से ये कितना न्याय कर रही है सरकार? बुलडोजर संस्कृति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरित्र को उजागर करती है। इसकी शुरुआत की उत्तर प्रदेश से। शिवराज सिंह जी को लगा कि कहीं ऐसा तो ना हो कि योगी बाजी मार ले जाए और हम पीछे हटे, इन्होंने भी शुरू कर दिया। भारतीय दंड विधान के तहत हर अपराधी के कानूनन उसका जो भी दंड विधान है वो निश्चित है। यदि वो गलती करता है तो भारतीय दंड विधान के तहत उसको सजा होगी। हमारी पुलिस है, हमारी कोर्ट है, हमारी अदालतें हैं जो न्याय करती है। आप कौन होते हो न्याय करने वाले? और बाद में यदि कहा जाता है कि एक अपराधी
एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे कितने ही अपराधी छूट जाए। यदि कोई निर्दोष का कोई दोष का घर आपने गिरा दिया तो इस पाप की सजा कहाँ से मिलेगी और क्या न्याय आपके साथ होगा। आप सोचिए ना कि एक लड़का अपराध करता है, यदि अपराधी है, तो उसके बाप और उसके आजा का घर गिरा देना कहाँ से तर्क और सुसंगत है। यदि उसने अपराध किया, उसकी स्वयं की जो भी संपदा है वो निसंदेह आप जो मर्जी सो करो, यदि उसने गलत तरीके से कमाई है या गलती करी है, लेकिन किसी व्यक्ति के पिताजी को सजा दो उसके दुष्कर्म पाप का, तो ये तो न्याय संगत और तर्कसंगत बिल्कुल नहीं है। मैं बुलडोजर संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय का। भारत के कानून में मेरा भरोसा है और भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और हमारा दंड विधान भी बहुत मजबूत है। एक और यहाँ जो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं आपके रीवा जिले में, वो भी चरमरा गई हैं। हाल में गोलीकांड हुआ थाने के अंदर, उनको आनंद फानन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। फिर उसके बाद भोपाल और जबलपुर से डॉक्टर आए। तो क्या रीवा में इतने बड़े संजय गांधी हॉस्पिटल में, या यूँ कहें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, उसमें ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, या फिर ये बिल्डिंग बनी है नाम मात्र के लिए, या ये फिर यूँ कहें कि विकास के नाम पर ये बिल्डिंग बनाई गई है? देखिए, पंडित श्रीनिवास तिवारी हेल्थ मिनिस्टर थे और संजय गांधी अस्पताल में लेकर आई थी यहाँ पर, लेकिन संभाग स्तरीय अस्पताल होने के कारण पूरे संभाग का प्रेशर है बहुत भीड़ अस्पताल में। जब कांग्रेस पार्टी की 2012 में सरकार थी तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो ये एक ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक फिर 2012 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद साहब ने हम लोग को दिया रीवा में। भारतीय जनता पार्टी के राज में तो स्वास्थ्य सुविधा में कोई काम हुआ नहीं है और यहाँ भीषण भीड़ है, चरम पे भीषण भीड़ है। और मैं खुद देखती हूँ कि कई बार गायनी वगैरह में तो इतने ज़्यादा पेशेंट होते हैं कि नीचे लिटाना पड़ता है स्ट्रेचर के। तो व्यवस्थाएं, जो मशीनरी है उसके लिए व्यवस्था जिस तरीके की होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर तो हमारे यहाँ अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यवस्था नहीं करती, कई बार हमने देखा कि कैंसर मशीन में फिल्म ही नहीं है, तो कभी ऑक्सीजन नहीं है, जो अंदर का जो प्रबंधन का कार्य है, और कभी फंड्स की कमी है। क्योंकि सरकार की जो सर्वोच्च प्राथमिकताएं होती हैं उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। आयुष्मान 3 साल 4 साल से बंद है, तो ये गाल बजाने वाले लोग हैं और स्वास्थ्य पर इनका कोई काम हुआ नहीं है और ज़्यादा अस्पतालों की ज़रूरत है। तो जब है ही नहीं तो निसंदेह लोग प्राइवेट की तरफ भागेंगे। लेकिन हमारे यहाँ मैं बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी सेवा भावना बहुत अच्छी है। लेकिन व्यवस्थित जब उनको व्यवस्था दोगे तो करेंगे। जब आपके पास साधन सुविधा नहीं होगी तो निसंदेह बाहर का रुख करता है आम आदमी जो बीमार होता है, और वो भाग के कभी नागपुर, कभी मुंबई, कभी दिल्ली की तरफ भागता है और उसका इलाज होता है। तो क्या ये माना जाए कि आप कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं या नहीं? देखिए, हमारे यहाँ हमारे नेताओं ने कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और वरिष्ठ नेताओं ने, कि सर्वे से टिकट होगा। तो निसंदेह यदि सर्वे से टिकट होगा तो हो सकता है कि मेरा ही नंबर लग जाए 365 दिन सड़क में रहने के कारण। और आम जनता की, देखिए, मैं पहली पसंद हूँ और इसे तो सारा जिला जानता है कि कविता लगी रहती हैं। कुछ कभी कभी मुझे पागल भी कहते हैं कि आधी रात को भी, जब मैं कोरोना के पेशेंट आए और उसके सामने मैंने छाती अड़ा के खड़ी हुई और 1000 पुलिस वाले मेरे आगे पीछे थे, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे ये लड़की तो पागल है। और उसके बावजूद मैं रीवा जिले की जनता के लिए अपना प्राण देने को तैयार हूँ, यदि उनके लिए उसकी भी आवश्यकता पड़े। और उनके लिए मैं अपना तन मन धन पूरा वारती हूँ, पूरी ताकत से काम करती हूँ, ताकि उनको आवश्यकता जब भी मेरी हो मैं उनके साथ खड़ी मिलूँ। रही बात विधानसभा चुनाव की, तो पार्टी ही तय करेगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे कि कौन लड़ेगा, और हम सब मिलकर हाथ के पंजे के लिए काम करेंगे और कमलनाथ जी की सरकार बन जाए। इस बार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता वो है, ना कि मैं। यदि मुझे सेवा का अवसर मिलता है तो निसंदेह जो कर्तव्य जनता मुझसे आशा करती है, तो यदि वो अधिकार मुझे मिलता है तो सेवा भाव के जो काम बच जाते हैं, किसी कारणों से छूट जाते हैं, वो ताकत जब मेरे हाथ में आएगी तो वो उनके लिए बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। नहीं तो आपको तो पहले भी आश्वासन दे चुके हैं कमलनाथ जी कि आप मेयर जिताइए, फिर आपको विधानसभा में
प्रत्याशी के रूप में घोषित करेंगे। ऐसा ये जानकारी जब निकाय चुनाव थे उस समय मिली थी, तो कितनी सच्चाई है इस पर? पार्टी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन हैं, उनका स्नेह, शुभकामनाएं और आशीर्वाद मुझे सदा मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेस के कविता पांडे जी। हमसे खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।